हफ्ते भर कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जब कई खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी तरह से आप तक पहुंचाने की हिम्मत यदा कदा और कम ही लोग दिखा पाते हैं। यही कोशिश हम भी करते हैं कि हर खबर आप तक पूरी पहुंचे और सही पहुंचे। इसलिए हर शनिवार को हम आपके लिए अनकट हफ्ता लेकर हाजिर होते हैं। संसाधन थोड़ा कम होते हैं, लिहाजा हर जगह न नजर पहुंच पाती है और न हम, पर आप अपने क्षेत्र से कोई भी जानकारी हो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर साझा करें और अनकट हफ्ता शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही लाइक भी करें अगर हम आपकी समस्या को ठीक से उठा पा रहे हों। सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिसमें आपके सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगेगा, पर आपके ये 2 सेकंड हमारी हिम्मत को जरूर बढ़ा देंगे। इस देश में आज भी जहां पुरुष प्रधान समाज को प्राथमिकता दी जाती है, इसी मानसिकता का कारण है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। भले हमारी सरकार बेटी बचाओ और पढ़ाओ के नारे लगाती रहे, पर कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग अक्सर महिलाओं को कमजोर मानकर उन पर अत्याचार करने लग जाते हैं। अब फिर चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो या फिर मध्य भारत, इन अपराधियों की हिम्मत इतनी कि यकीन करना मुश्किल है। हाल ही में कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक दल भी इसकी आड़ में खूब राजनीति कर रहे हैं। कलकत्ता दिमाग से धूमिल भी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड में भी एक ऐसे ही मामले का खुलासा हो गया। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के सीमावर्ती क्षेत्र के पास एक नर्स की लाश मिली। नर्स यानी वो महिला जिसको बुलाते तो सिस्टर कहकर भी है, पर न जाने दुष्कर्म करने वाले इन शब्दों को हैवानियत में अंधे हो बहरे हो भूल क्यों जाते हैं। उत्तराखंड की दबंग कही जाने वाली मित्र पुलिस के अनुसार पहले महिला नर्स को मारपीट कर जख्मी किया गया और फिर दुष्कर्म को भी अंजाम दिया गया। इतने भर से मन नहीं भरा तो उसके शरीर को नोचने के बाद उसकी गला घोटकर हत्या भी कर दी। अफसोस इस बात पर कि राजनीतिक पार्टियां राज्य देखकर ही वहां पर होने वाले महिला अपराधों पर टिप्पणी करती हैं। याद नहीं आ रहा कि कलकत्ता केस में प्रियंका गांधी ने लड़की के लिए सड़कों पर आकर लड़ाई क्यों नहीं की। यकीनन वो रुद्रपुर की घटना का संज्ञान जरूर लेंगी। मेरे इस कथन से यकीनन कांग्रेस की उत्तराखंड प्रदेश की महिलाएं जरूर ताल्लुक रखती होंगी, क्योंकि बेटी तो वो भी हैं। फिर क्या कलकत्ता और क्या उत्तराखंड। सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उत्तराखंड में आ कहां से रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक बेटी जो अपने परिवार की मदद करने के लिए घर से बाहर निकली थी, कुछ राजनीतिक रसूख रखने वाले बिगड़ैल युवकों ने उसके सपनों का गला ही घोट दिया। यहां पर कानून की जिम्मेदारी निभाने वालों पर भी सवाल उठता है। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय लोगों का गुस्सा देख सरकार और प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई की। आरोपियों को जेल भेजा गया। सवाल जांच पर भी उठते हैं कि जो पुलिस उस समय यह बताते पीछे नहीं हट रही थी कि आरोपियों के खिलाफ पूरे सबूत जुटा लिए गए हैं, वो सबूत पुलिस कोर्ट में क्यों नहीं रख पाई। अगर पुलिस के पास पूरे सबूत थे तो आज भी अपराधी बेखौफ क्यों हैं। क्यों उनको आज तक सजा नहीं मिल पाई। क्यों अंकिता के माता पिता आज भी न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर हैं। न्याय देने की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि न्याय पाने वाला कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते ही थक जाए और हार मान ले। अगर अपराधी बेखौफ नहीं होते तो जेल के जेलर की एक हत्या और दुष्कर्म के आरोपी ने यूं ही जेल के अंदर ही पिटाई न कर दी होती। इसे ही कहते हैं राजनीतिक रसूख। राजनीतिक रसूख की बात जब हो ही रही है तो भाजपा सरकार के मंत्रियों का रसूख भी जरा देख लीजिए, जो अपने मुखिया यानी मुख्यमंत्री की बात को भी ज्यादा तवज्जो देना उचित समझते नहीं। प्रदेश में आपदा का समय प्रदेश के मंत्री संतरी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने में व्यस्त रहे। कुछ अपना मंत्री पद बचाने में लगे तो कुछ पाने में। जिले का प्रभार संभाल रहे धामी सरकार के मंत्री ना जिलों में जाने की जहमत उठा रहे हैं, ना ही मुख्यमंत्री की याद दिलाने के बाद भी बात मानने को तैयार हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस मुहिम को 2022 में शुरू किया था उसका 2023 तक तो पालन हुआ, लेकिन 2024 आते आते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके ही मंत्रियों ने रिपोर्ट करना छोड़ दिया। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा पत्र लिखकर मंत्रियों को इसकी याद दिलाई। यह पहला पत्र नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री की ओर से रिमाइंडर भेजा गया है। इन रिपोर्टों के जरिए मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों की समस्याओं, उनकी जरूरतों और आम लोगों की राय को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाते हैं।
इसमें जिले में चल रही प्रस्तावित योजनाओं की स्थिति भी शामिल होती है। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर क्रियान्वयन विभाग योजनाओं की समीक्षा कर जरूरी कार्यवाही करता है। कोई मंत्री अगस्त के महीने में जवाब देता है कि जनवरी तक भेज दिया था, तो कोई पलटकर जवाब ही नहीं देता। अब अगर दूरभाष से जवाब दिया हो तो कोई गारंटी नहीं है, मगर आधिकारिक जवाब कम से कम जनता तक तो नहीं पहुंचा। इसके बाद कई सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रियों पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे? क्या उत्तराखंड के मंत्रियों ने पुष्कर सिंह धामी की बात मानना बंद कर दिया है? क्या उत्तराखंड के मंत्रियों की नजर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई अहमियत नहीं है? क्या उत्तराखंड के मंत्री खुद को ही सुपर सीएम समझने लगे हैं? ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे सवाल यह भी है कि भाजपा के मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं सुन रहे या फिर हल्के में ले रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि मंत्रियों के लिए जनता की शिकायतें और समस्याओं का कोई मामला सामने है ही नहीं। हालांकि इस पत्र के सामने आने के बाद अब कई मंत्रियों के सोशल मीडिया में बयान भी सामने आए हैं। उनकी ओर से लगातार रिपोर्ट भेजी जा रही है, यह कहा गया है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर रिपोर्ट भेजी जा रही है तो वो रिपोर्ट है कहां? क्रियान्वयन विभाग के सचिव बाकायदा बयान दे रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है। ऐसे में मामला और गंभीर हो जाता है कि रिपोर्ट भेजी गई तो फिर विभाग या फिर कार्यालय से कहां गायब है? अब झूठ बोल कौन रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर मंत्री? देखिए, हमने हर माह अभी रिपोर्ट देती है और जितना, जहाँ तक मेरी व्यक्ति की बात है, जितना अपने जिले में मैं रहता हूँ, अगर आपने देखा होगा आपदा आई थी, मैं मंगलौर के चुनाव में था और जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं चुनाव छोड़कर सीधा उधम सिंह नगर पहुंचा। मैंने 11 बजे आपदा की बैठक ली और सुबह 6:30 बजे से मैं ग्राउंड जीरो पर था। शाम को मुख्यमंत्री जी वहां पर आए और हमने लोगों की समस्याएं सुनी और लगातार अपने जिलों की रिपोर्ट हम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। मुझे भी ये लेटर की जानकारी, जब मैं कल लौटा हूँ पौड़ी जिले के दौरे से, 3 दिन से मैं पौड़ी जिले में था, तो मुझे उसकी जानकारी कल मिली और मैंने आज ही अपने अधिकारियों को फोन करके पता लगाया। तो हमारा जो लेटर है वो ऑलरेडी 2024 में जनवरी एंड में जा चुका है। मेरे अधिकारियों ने मुझे पूरे लेटर्स दिखाए हैं, तो मैंने उनको बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को एक इंटीमेशन कर दीजिए लेटर की कॉपीज के साथ कि जो भी हमारे दौरे थे प्रभारी जिले के, उसकी पूरी रिपोर्ट बना के हम जनवरी में ही भेज चुके हैं 2024। एक रिमाइंडर के बतौर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों को, उसमें केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी की, जो माननीय मंत्री जी हैं हमारे वित्त मंत्री जी, उनकी रिपोर्ट आ रही है और बाकी माननीय मंत्रीगणों से भी अनुरोध किया है उस पत्र के माध्यम से कि आप जो जिले का आपको प्रभार सौंपा गया है उसमें सरकार जनता के द्वार है, अनुशासित प्रदेश है, भयमुक्त समाज है, फिर प्रभारी मंत्रीगण जिला प्लान भी अप्रूव करते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट अगर आ जाती है तो उस पर फॉलो फिर हमारा डिपार्टमेंट करता है। और इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने भी एक सेफ गेम खेला है। उन्होंने मंत्रियों से ही रिपोर्ट कार्ड मांगकर आला कमान को यह बतला दिया है कि देखिए साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मंत्री ही काम करने को तैयार नहीं। यानी धामी आला कमान को यह सिग्नल दे रहे हैं कि अगर हटाना है तो मंत्रियों को हटाइए जो काम नहीं कर रहे हैं, जो ना बात सुन रहे हैं और ना ही जनता की समस्या पर गंभीर हैं। बहरहाल सियासी सवाल बहुत है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक तो चल नहीं रहा। जब मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे तो यह सरकार कैसे चल रही होगी, इसका भगवान ही मालिक है। कुल मिलाकर धामी सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार को पलीता लगाने में व्यस्त हैं। नुकसान जनता का हो न हो, बस कुर्सी सलामत रहे। अब फिर चाहे वो मंत्री की हो, मंत्री के बाद संतरी की हो या फिर मुख्यमंत्री की। कुर्सी बचाने और गिराने के खेल से याद आया कि कुछ ऐसा ही एक खेल उत्तराखंड की कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है, जहां प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा की कुर्सी खिसकाने की कोशिश चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से चली आ रही कड़वाहट अब केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के स्थगित होने से ठीक पहले एक बड़े रण में तब्दील होती प्रतीत हो रही है। खबर तो यहां तक है कि एक दूसरे पर टेबल पटकने से लेकर
तू तड़ाक के बाद हालात ऐसे बने कि खबर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से लेकर हाई कमान तक पहुंच गई है। पिछले हफ्ते कुमारी शैलजा सह प्रभारी दीपिका पांडे के साथ करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से लेकर हरक सिंह रावत, साथ ही लोकसभा चुनाव प्रत्याशी और कई दिग्गज एक बैठक करते हैं, जिसके बाद सभी पार्टी विधायकों को बुलाया गया। कई विधायक अकेले भी प्रभारी से मिलने पहुंच जाते हैं। खबर यहां तक आई कि अब करण माहरा अकेले कोई फैसला ले नहीं पाएंगे, बल्कि 10 लोगों का पैनल जिसमें तमाम दिग्गजों को रखा जाएगा, वो सब मिलकर फैसला लेंगे। क्योंकि कई विधायकों ने ये शिकायत की है कि उनसे किसी भी फैसले में राय मशवरा किया नहीं जाता। यानी एक तरह से करण माहरा की ताकत को कम करने की कोशिश जारी है। सूत्रों की माने तो वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने खुलकर कहा कि उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तो कहा गया, लेकिन टिहरी संसदीय क्षेत्र की संगठन की नियुक्ति को लेकर उनसे ना तो पूछा गया, ना ही उनसे रायशुमारी की गई। अब एक बार फिर केदारनाथ उपचुनाव में नेताओं में ये खींचतान दिखाई दे सकती है। जिस तरह से करण माहरा और गणेश गोदियाल के बीच अंदरूनी बैटल केदारनाथ यात्रा के दौरान दिखाई दी, वो बढ़ सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर भी नेताओं की खींचतान जारी है। आपसी खींचतान के बीच उत्तराखंड के नेताओं के लिए प्रदेश की कितनी चिंता मन में होगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे इन सबके बीच एक बात समझ से परे है कि अगर करण माहरा इतने ही नेताओं की आंख की किरकिरी हैं और सफल नहीं है अपने फैसलों को लेकर, तो कांग्रेस के सर्वशक्तिशाली नेताओं में शुमार राहुल गांधी उनकी पीठ आखिर किस बात के लिए थपथपा रहे हैं? क्यों एक लंबी चिट्ठी उनके अच्छे प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रदेश स्तर की लड़ाई सिर्फ प्रदेश प्रभारी यानी ऑनलाइन मीटिंग वाली कुमारी शैलजा तक ही सीमित रह गई हो? क्योंकि जिन बड़े नेताओं ने विरोध का बिगुल फूंका है, उन सभी ने लोकसभा 2024 के रण में उतरने से इनकार कर दिया था, जिसका कारण रहा 5 की 5 सीट पर कांग्रेस की बुरी हार। खैर, ये तो अब राहुल गांधी जाने, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाने, प्रदेश प्रभारी जाने, प्रदेश अध्यक्ष जाने, या फिर प्रदेश के बड़े और हारे हुए नेता जाने। नेताओं के मन में पैदा होती दरारों के बीच कुछ दरारें प्रदेश के पहाड़ों में भी आना बदस्तूर जारी है। दिन प्रतिदिन उत्तराखंड के पहाड़ों के हालात काफी गंभीर हो रहे हैं। वैसे इस प्रदेश में आपदा कोई नया विषय नहीं है और इसके पीछे का कारण भी कोई नया नहीं है। बस वही घिसा पिटा पर जैसा भी है अपना ही पहाड़ है, जिसमें तोड़फोड़ बरसों से जारी है। पहाड़ों में तोड़फोड़ के साथ ही अवैध खनन भी इसके पीछे काफी हद तक जिम्मेदार है। जोशीमठ का उदाहरण सबके सामने है। अब कुछ और जगहों पर यह ही मंजर देखने को मिल भी रहा है। कुमाऊं के बागेश्वर जिले के कांडा इलाके में खड़िया खनन के कारण वहां जोशीमठ जैसी स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं पर आंखें मूंद कर बैठी है। प्रशासन ने उनकी शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि खनन उनके घर से बहुत दूर हो रहा है। कई शिकायतों के बावजूद खनन स्थानीय लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने घर को सहारा देने के लिए एक बड़ी दीवार बना सकें और बचा सकें अपने घर को। बेतहाशा खनन से न केवल ग्रामीणों के घरों को खतरा है, बल्कि इस इलाके की पूरी सभ्यता ही खतरे में आ गई है। गांव के 1000 साल पुराने मंदिर में दरारें आने लगी हैं। कई स्थानीय लोग तो अब इतने भयभीत हैं कि वो अब यहां रहने से भी डर रहे हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। बागेश्वर से थोड़ा और आगे चले तो यही हाल नैनीताल का भी है। नैनीताल 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऊपर मल्लीताल की तरफ से नैना पीक, एक तरफ अयारपाटा और एक तरफ शेर का डांडा पहाड़ी, नीचे तल्लीताल की तरफ शहर की नींव बलियाना। अब बलिया नाले के साथ साथ इन तीनों पहाड़ियों में भूस्खलन हो रहा है। ये नैनीताल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि नैनीताल की भार सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अंग्रेजों द्वारा यह उठाए गए कदम पहाड़ में भूस्खलन रोकने के लिए आज भी कारगर साबित हो सकते हैं, बशर्ते इसका कोई उपयोग करे, नियमों को सख्ती से लागू करे। लेकिन सवाल यही है कि ये सब करेगा कौन? हमारे नेताओं के हाल तो आप देख ही रहे हैं। वो भी ऐसे मामलों को प्राकृतिक आपदा बताकर मिनट नहीं लगाते पल्ला झाड़ने में। वैसे आने वाले वक्त में किसी भी सरकार के लिए ये एक बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। हरिद्वार के नए नवेले सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहीं और न सही पर अपने लोकसभा क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर एक मुहिम शुरू की है।
कहां तक पहुंची है ये जिज्ञासा का विषय है। हालांकि करोड़ों अरबों के काले धंधे को रोकने की मुहिम में उनका साथ प्रदेश के धाकड़ कहे जाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे या नहीं, ये भी जिज्ञासा का विषय है। पर अभी तक तो ये प्रदेश की धामी सरकार की नाकामी ही है, फिर चाहे इसके लिए मंत्री जिम्मेदार हो या अधिकारी जिम्मेदार हो या फिर खुद खनन माफिया। नाकाफी से एक बात और याद आई, उत्तराखंड में निकाय चुनाव में देरी भी सरकार की नाकामी को ही दर्शा रही है। नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर महीने में समाप्त हो चुका है। 2023 वाले कार्यकाल खत्म हुए 8 महीने बीत चुके हैं, फिर भी चुनाव कराने का कार्यक्रम सरकार ने घोषित नहीं किया। उल्टा निकायों में अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। इसको उत्तराखंड की सरकार की संवैधानिक विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पहले सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होकर कहा जाता है कि 6 महीने के भीतर उत्तराखंड में नगर निकायों का चुनाव करा लिया जाएगा, लेकिन 6 माह बाद भी चुनाव हुए नहीं। फिर अप्रैल में भी कहा गया कि चुनाव 3 महीने के भीतर तो करा ही लेंगे, फिर भी चुनाव हुए नहीं। और अब इसको लेकर अक्टूबर तक कराने की बात कही जा रही है। इस पर कोर्ट भी अब इसको लेकर काफी सख्त रुख दिखा रहा है, जिससे सरकार पर दबाव बना है। वैसे सरकार चुनाव कराए भी तो कैसे कराए? अभी तक परिसीमन सहित वोटर लिस्ट के काम तक भी पूरे हुए नहीं हैं। ये समझ से परे है कि अधिकारी इतने समय तक कहां व्यस्त थे, कर क्या रहे थे। ये काम तो कार्यकाल खत्म होते होते पूरे कर लिए जाते हैं, फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर विपक्ष भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और इसको सीधे सीधे सरकार की नाकामी ही बता रहा है। नाकामी से एक बात और लगे हाथ आपको बताते चले, एक घटना ने सरकार के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में पिछले दिनों आई आपदा में लापता 3 और लोगों के शव मिले हैं। याद कीजिए, थोड़ा स्मृति पर जोर देकर, कि 31 जुलाई 2024 यानी इसी वर्ष रात में अतिवृष्टि की वजह से केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर हजारों यात्री फंस गए थे। रेस्क्यू के दौरान पैदल मार्ग से केदारनाथ तक 12,900 से अधिक यात्री और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया था। साथ ही 3 शव भी बरामद किए गए थे। सरकार ने आधिकारिक ऐलान किया था कि रेस्क्यू पूरा हो गया है, लेकिन अब 3 और शव मिलने से सरकार के दावों की पोल खुल गई है। जिस तरह से मलबे में 3 और शव मिले हैं, उससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि मलबे में कई और लोग भी दबे हो सकते हैं। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल तो उसी समय यह दावा कर चुके थे कि मरने वालों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। अब 3 शव और बरामद होने से तो उनके दावे सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। सवाल जिला प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक ने लोगों के गायब होने की सूचनाएं सोशल मीडिया पर डालने वालों को चेतावनी दे दी थी। दावा यह भी किया गया था कि सभी लोग सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके मोबाइल सिग्नल नहीं होने के कारण शायद ऐसा होगा। अब 3 और शव मिलने से उनके दावे पूरी तरह से गलत साबित हो चुके हैं। सवाल यही है कि क्या अभी भी कुछ और ऐसे लोग हैं जिनकी सूचना पुलिस के पास है नहीं? मेरा नाम हिमानी है और ये मेरे माता पिता हैं और मेरे गांव का नाम ग्राम पारवाड़ी निवास भराड़ीसैन है। और मैं अभी अपने भाई के लापता होने के बारे में बोल रही हूँ। मेरा भाई हिमांशु नेगी है और वो नौकरी करने केदारनाथ गौरीकुंड में गया था। और केदारनाथ गौरीकुंड में 31 जुलाई को आपदा आई, तो मतलब उसका लापता है उस दिन से। और मेरे पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं, जिससे कि हमारा घर का गुजारा मेरे भाई से होता है। मेरा भाई कमा के लाता, फिर हमारा गुजारा चलता है। और बड़ी दुखद की बात तो ये है कि मेरे भाई का अभी तक पता नहीं चला। हमने सोनप्रयाग में रिपोर्ट दर्ज भी करवाई थी और मेरी पूरी फैमिली भी मेरे भाई को ढूंढने गए। वहां तक भी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की और हमने कंट्रोल रूम में जगह जगह उसका पता करने के लिए दिया, तो हमारी कोई मदद नहीं हो पाई। मैं मीडिया वालों से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे भाई के ढूंढे और मेरे भाई का पता चले। अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिल पाई और मेरे पापा भी बहुत बीमार रहते हैं और वो इस दुख में बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो पा रहा है हमसे। मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि मेरे भाई को ढूंढने की कृपा कीजिए। ये सही, सच्ची और बिना लाग लपेट की खबर तो हम आप तक पहुंचा ही देंगे। इन सब खबरों के बीच प्रदेश की चिंता करेगा कौन, ये सबसे अहम सवाल है। कुछ लोग अभी भी इतनी हिम्मत रखे हुए हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत आपके सामने भी दिखा पा रहे हैं और सरकार के सामने भी। यही कारण है कि उत्तराखंड में आज भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सलामत हैं। फिलहाल इस आज के अनकट शो में इतना ही। नमस्कार।